Okay. Hello everyone, welcome back in science classes. I hope you all are doing good. So let's start आज का टॉपिक जो कि है respiration. ठीक है, in respiration we will cover following topics flashing on your screen. First है respiration का introduction, the introduction of respiration. Second is type of respiration and the respiration in plants, followed by respiration in animals, unicellular as well as respiration in humans. Okay, so we will first start with respiration in a general introduction. So respiration क्या होता है? Respiration is simply process of releasing energy. ठीक है, प्रोसेस ऑफ जो रिलीजिंग एनर्जी होता है उसे हम रेस्पिरेशन कैसे होता है ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो हमारे ब्लड में जाता है. ब्लड में हमें क्या मिलता है? वहाँ पे पहले से ही खाना. ये खाना कहाँ से आया है? ये खाना आया है डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन से ब्लड में. ठीक है, तो फूड ब्लड में पहले से ही अवेलेबल होता है. ये ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है और रिलीज़ करता है एनर्जी CO2 एंड H2O. और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 ये वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम बाहर जाता है. सो सिंपल सा प्रोसेस है. अगेन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, कैसे ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है. सो हम लोग अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में. मैं खुद जब छोटी थी तो मुझसे कोई पूछता था व्हाट इज रेस्पिरेशन, मैं सोचती थी कि सांस लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं, बट नहीं, सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं कहते. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग पूरा प्रोसेस नहीं है, जबकि रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है. समझते हैं कैसे? ब्रीदिंग का सिंपल काम क्या है? ऑक्सीजन को अंदर ले आना और CO2 को बाहर छोड़ देना, ये ब्रीदिंग है. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी एंड CO2 रिलीज करता है, फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 ये बाहर आ जाता है. ठीक है, CO2 रिलीज करता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको रेस्पिरेशन करते हैं. आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है और रेस्पिरेशन इन जनरल क्या है. एक और चीज़, अब एनर्जी तो यहाँ पर रिलीज हो गई, लेकिन एनर्जी कैसे और कहाँ स्टोर होती है? सी एनर्जी हमारे सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ ATP यूज़ होती है. ATP इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होती है ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पहले से ही हमारे सेल में मौजूद होता है, और जब ये एनर्जी रिलीज होती है सेल में तो ADP अपने आप को ATP में कन्वर्ट कर लेता है बाय एक्वायरिंग द रिलीज्ड एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, तो जैसे कि हमने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं. पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? सो एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की प्रेजेंस में. तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और दूसरा है एनारोबिक, मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर की एब्सेंस में होता है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? चलिए पढ़ते हैं. पहला है ऑब्वियसली फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वेयर एज ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. दूसरा है यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है. ठीक है, यहाँ पे जो भी फूड होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, वेयर एज इसमें पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, यानी कि आधा फूड को वो लोग ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करते हैं, आधा ब्रेकडाउन होता ही नहीं है. थर्ड है वो इसका यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, हमने पहले भी देखा था जब हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जानी थी, तो इनके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है. वेयरएज जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो रिलीज़ करते हैं इथेनॉल एंड CO2. जबकि एनिमल्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो रिलीज़ करते हैं लैक्टिक एसिड. मतलब मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल दूंगी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का. सपोज करो 5-6 दिन तक हम आलसीओ वाला रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, ज़्यादा घूम नहीं रहे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे. सडनली हमें 6 डे ऐसा फील होता है कि यार बहुत आलसीपना हो गया, चलो 5-6 किलोमीटर दौड़ के आते हैं. एंड देन हम लोग जोश में 5-6 किलोमीटर दौड़ तो लेते हैं, शाम तक हमारा पूरा पैर दर्द होने लगता है. क्यों ऐसा होता है?
लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से। तो कैसे होता है लैक्टिक एसिड डिपॉजिट? हम लोग जब दौड़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जिस हिसाब से हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमें उसी स्पीड से हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा होता, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो वो अपना एनर्जी रिलीज़ करने का प्रोसेस चालू रखती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो भी। तो इसी वजह से लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है और वो हमारे सेल्स में जमा हो जाता है, ठीक है। और वो लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो हमें दर्द होता है, ठीक है। ओके, जो 4 डिफरेंस है, ये गुड अमाउंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये समाप्त हुआ हमारा जो टॉपिक है एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का। एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन। एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। इधर पे प्लांट में एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल एंड CO2। इथेनॉल मतलब अल्कोहल होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मोर एनर्जी, लेस एनर्जी। ओके, सो मूव ऑन, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे जो कि है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो कैसे होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। सो क्या होता है डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट्स ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे, सपोज करो कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस एरिया में ज़्यादा है और इस एरिया में कम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन मूव करेगा यहाँ पर जब तक कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से प्लांट्स जो है वो O2 को अंदर लेते हैं, ठीक है। आगे जैसे कि जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो अपना अपना रेस्पिरेशन खुद इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे प्लांट्स के लिए रूट रेस्पिरेशन करता है, जबकि रूट अपना रेस्पिरेशन खुद करता है, स्टेम्स खुद करते हैं, लीव्स खुद करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? रूट्स क्या करते हैं? रूट्स ऑब्वियसली मिट्टी में होते हैं, तो मिट्टी में होती है एयर, ठीक है। उस एयर को रूट हेयर के वाया डिफ्यूज़ होता है वो सेल के अंदर, ठीक है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी में हमेशा ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कंपेयर टू रूट्स, ठीक है। इसीलिए जो सॉइल का ऑक्सीजन होता है वो मूव करता है रूट्स की तरफ, ठीक है। तो वंस जब भी O2 रूट्स के अंदर चला जाता है वहाँ पे पहले से ही फूड प्रेजेंट होता है एंड देन वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी एंड CO2 रिलीज़ करता है एंड CO2 उसी के थ्रू वापस आ जाता है, ठीक है। सेकेंडली हर्बेशियस स्टेम्स, हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ या फिर समझा हुआ है कि जो हर्बेशियस यानी कि सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गार्ड सेल्स एंड पोर्स होते हैं। उसमें गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और पोर्स को ओपन कर देते हैं। जैसे ही पोर्स ओपन होते हैं उनको जितना भी ऑक्सीजन चाहिए होता है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। और सिमिलरली जब भी अंदर में रेस्पिरेशन हो जाता है और जब वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 वो उसको उसी पोर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। रही ये तो थी हर्बेशियस स्टेम्स की बात। तो कैसे लेते हैं वुडी स्टेम्स? अगर आपने वुडी स्टेम्स को देखा होगा तो देखा होगा रेगुलर इंटरवल पे छेद होते हैं, मतलब वो लो डेंसिटी एरियाज होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाक नहीं होते बल्कि छेद होते हैं, उन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। लेंटिसेल्स का कामिंग यही होता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेना बाय द प्रोसेस ऑफ अगेन डिफ्यूज़, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट स्टेम, तो ऑक्सीजन उसके अंदर मूव करता है, ठीक है, डिफ्यूज़ करता है। लास्ट है लीव्स। सी लीव्स में भी स्टोमेटा एनफ अमाउंट में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा अगेन जब भी उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो गार्ड सेल्स पोर्स को ओपन कर देते हैं एंड देन वो ऑक्सीजन लेते हैं। सिमिलर वहीं से अब उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है CO2 को बाहर निकाल देते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली वो ये है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए लाइट, जबकि रेस्पिरेशन 24 घंटे चलता है। तो क्या प्लांट्स जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के वक्त रेस्पिरेशन में उसे यूज़ करते हैं? यस, एग्जैक्टली उसको यूज़ करते हैं। जितना भी वो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बनाते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जितना भी उनको चाहिए होता है रेस्पिरेशन करने के लिए वो उसमें से
ले लेते हैं एंड देन अगेन वेस्ट प्रोडक्ट में CO2 रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ऐसा दिन में करते हैं। रात को क्या करते हैं, रात में वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि रात में तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे होते, तो अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो रात में वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं और उससे फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करके वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2 और उस CO2 को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। ओके, तो ये था, ठीक है। ये तो था कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो प्लांट्स है वो O2 को यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। वंस जब ऑक्सीजन अंदर चला जाता है तो ये एक सिंपल केमिकल सिंपल रिएक्शन से बताया है कि कैसे रेस्पिरेशन करते हैं वो। जो प्लांट्स में होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी कि C6H12O6 के फॉर्म में खाना स्टोर रहता है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगती है। जब भी वो खाने को ब्रेक डाउन करता है, ये ऑक्सीजन इस खाने को ब्रेक डाउन करता है और रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यानी कि एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा जो टॉपिक है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम कुछ की पॉइंट्स कवर करेंगे, कवर करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारा इवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। उनके पास एक ही सेल होता है और सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसी से वो O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमारा ऑल टाइम फेवरेट एमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर रहते हैं यानी कि सोइल के अंदर रहते हैं, तो वो कैसे रेस्पायर करते हैं, कभी सोचा है? वो रेस्पायर करते हैं अपनी स्किन से वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन रेस्पिरेशन करने के बाद जो वेस्ट निकलता है CO2 को वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछली हो गई, प्रॉन्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सब कैसे रेस्पायर करते हैं? इनके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम कहते हैं गिल्स, ठीक है। गिल्स क्या करते हैं, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन गिल्स लेते हैं एंड देन रेस्पायर करने के बाद CO2 को वापस से पानी में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। हमारे फेवरेट इंसेक्ट्स यानी कि हमारा फेवरेट कॉकरोच, मॉस्किटो, सारे हमारे फेवरेट्स हैं। तो ये लोग कैसे रेस्पायर करते हैं? इनके पास भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल एक टाइनी होल होता है, छोटा सा होल होता है, फॉलोड बाई ट्रैकिया यानी कि एयर पाइप, ठीक है। ये कंस्टिट्यूट करता है इन लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड एनिमल्स जैसे कि हम लोग, ठीक है। जितने भी एनिमल्स लैंड में रहते हैं, जैसे हम हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, एक्सेट्रा, तो ये सब कैसे रेस्पायर करते हैं? इन लोगों के पास होता है लंग्स, जैसे कि हमारे पास भी होता है लंग्स, तो हम लोग रेस्पायर करते हैं उससे। एक एक्सेप्शन जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी वो है फ्रॉग का। तो हम सबको पता है फ्रॉग क्या पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। तो ये कैसे रेस्पायर करते हैं? जब ये पानी में रहते हैं तो स्किन से करते हैं, और जब ये वापस ज़मीन पे आते हैं तो लंग से करते हैं, ठीक है। बैक टू लैंड एनिमल्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का, बिकॉज ह्यूमंस आर हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स, तो हमारा एक डिटेल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस हम शुरू करेंगे। उसके पहले हम समझेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि कौन सा पाथ फॉलो करता है। कुछ चीज़ें हमारे एक्सटर्नली लोकेटेड है तो हमें दिख जाती है, कुछ हमारे अंदर की तरफ लोकेटेड है, अंदर यानी कि कैविटी में सिचुएटेड है, तो हमें नहीं दिखती। तो पहले हम समझेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नोज से हवा घुसती है अंदर, जाती है नेज़ल पैसेज में, नेज़ल पैसेज एक्सटेंड होता है ट्रैकिया में वाया फेर्निक्स, ठीक है। ट्रैकिया फर्दर सब डिवाइडेड हो जाता है ब्रोंकाई में, दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाई जाते हैं। ये जो ब्रोंकाइज होते हैं वो फर्दर
ब्रांच आउट होते हैं ब्रोंकियल में और ब्रोंकियली फर्दर ब्रांच आउट होते हैं एल्वियोलाई में। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनके फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले क्या है, नोज़। ठीक है, नोज़ का क्या फंक्शन होता है, नोज़ में होते हैं नॉस्ट्रल्स, ये जो दोनों छेद दिख रहे हैं आपको, इन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। एंड आई गेस सबको पता होगा कि नॉस्ट्रल का क्या काम है, और अगर किसी को नहीं पता है तो अपनी सांस थोड़ी देर रोक के बैठ जाओ, पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स का फंक्शन होता है सांस को या हवा को अंदर की तरफ लेना। ठीक है, यूजफुल इन ड्राइंग द एयर। ठीक है, फॉलोड बाई नोज से हवा जो एंटर करती है वो कहाँ पहुँचती है, नेज़ल पैसेज में। ठीक है, नेज़ल पैसेज, ये जो एक्सटेंडेड नोज़ है हमारी, ये नेज़ल पैसेज है। नेज़ल पैसेज में क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और म्यूकस होता है। ठीक है, हम लोग फील कर सकते हैं, हम अपने बाल तोड़ भी सकते हैं, किसी को तोड़ना है तो तोड़ लो। तो वहाँ पे होते हैं फाइन हेयर एंड म्यूकस। इनका क्या काम होता है, हमारी जो हवा है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो पॉसिबल है कि वहाँ से डस्ट पार्टिकल हमारे नोज से अंदर घुसते ही हैं। तो ये जो फाइन हेयर एंड म्यूकस है वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करते हैं, हवा को प्योरीफाई करते हैं और पहुँचाते हैं कहाँ पे, ट्रैकिया में। ट्रैकिया में पहुंचाते हैं। ठीक है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, लेकिन ट्रैकिया में पहुंचने से पहले वो कहाँ से गुजरती है, फेरनिक्स में। फेरनिक्स क्या है, फेरनिक्स एक कॉमन जंक्शन है जहाँ पे कि फूड पाइप और विंड पाइप मिलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से फूड पाइप अलग हो जाता है और विंड पाइप अलग हो जाता है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैकिया। से ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप ट्रैकिया की एक स्पेशलिटी है कि वो कभी कोलैप्स नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो कार्टिलेजेस से बाउंड होता है। ठीक है, तो इवन दो उसके अंदर हवा हो चाहे नहीं हो, वो जो कार्टिलेजेस होते हैं वो इसको प्रिवेंट करते हैं बाय कोलैप्सिंग। ठीक है, एक और चीज़, जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, साउंड बॉक्स, क्योंकि आवाज़ वहाँ से निकलती है। एंड ट्रैकिया एक्सटेंड होता है किसमें, ब्रोंकियाई में, यानी कि दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाइज जाते हैं। ब्रोंकियास फर्दर ब्रांच आउट होता है ब्रोंकियोल में। इन दोनों से हवा जो विंड है वो पहुंचती है कहाँ पे, एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि बैग्स जैसे दिखते हैं वो, और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। माना जाता है कि अगर हम उसको खोल के फैला दें तो कम से कम 40-50 मीटर्स के होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज ईजी हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी ये है कि इसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, थिन होते हैं, जिनमें प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, एक्चुअली ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, बहुत ही पतली पतली ब्लड ट्यूब्स होती है। ठीक है, उन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ब्लड तक पहुंचता है, और ब्लड से पहुंचता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वाया डिफ्यूज़र। ठीक है, अगेन हमने जो रस सिस्टम पढ़ा, नोज़ का फंक्शन एयर विड्रॉ करने के लिए होता है। नेज़ल पैसेज में हेयर और म्यूकस होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। फेरनिक्स एक कॉमन जंक्शन है जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप मिलते हैं, तो एक ऐसा जंक्शन जहाँ पे वो दोनों अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। इसके अपर एंड में एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको कहते हैं लैरिंक्स, यानी कि विंड साउंड बॉक्स। ठीक है, ट्रैकिया से हवा आती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकिया से ट्रैवल करके जाती है ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से ट्रैवल करके जाती है वो एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ही थिन होती है, और वहीं पर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, यानी कि बहुत पतली पतली ट्यूब्स, ब्लड ट्यूब्स होती हैं, फिर ब्लड वेन्स कह सकते हो। और उधर ही से जो O2 है, यानी कि ऑक्सीजन है, वो ब्लड में जाता है और ब्लड से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी भी जाता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम समझेंगे टेक्निकलिटी कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है लंग्स से। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से हवा अंदर कैसे जाती है, और अंदर से यानी कि हमारी बॉडी से हवा जो है वो बाहर
कैसे आती है, यानी कि CO2 बाहर कैसे आता है और O2 अंदर कैसे जाता है। सो रेस्पिरेशन का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस। तो कैसे होता है ये गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो मसल्स यानी कि डायफ्राम और जो मसल्स रिब से अटैच होती हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो चेस्ट कैविटी है यानी कि जिस कैविटी में चेस्ट लोकेटेड होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, जैसे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, जो वॉल्यूम होता है चेस्ट का, देयर इज अ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। ठीक है, अगेन पहले चेस्ट कैविटी इतनी थी, अब इतनी हो गई है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, उसकी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। समझने की कोशिश करो कि पहले चेस्ट कैविटी इतनी थी और एयर इतना था, अभी चेस्ट एक्सपेंड हुआ लेकिन एयर तो इतना ही रह गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जैसे ही ये एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, बाहर से हवा अंदर की तरफ आती है। ठीक है, अगेन पैसेज फॉलो करती है नोज से नेजल पैसेज, से ट्रैकिया, से ब्रोंकाई, से ब्रोंकियोल, से एल्वियोलाई तक पहुंचती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो हवा है वो पहुंच गई एल्वियोलाई तक। अब एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद क्या होता है, अगेन हमने पहले ही पढ़ा कि एल्वियोलाई में हमारे पास होते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, उस ब्लड कैपिलरीज के वाया ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचते हैं। ठीक है, और ब्लड से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं, किसके थ्रू, हेमोग्लोबिन से। यानी कि ये ऑक्सीजन जो है, ये O2 जो है वो हेमोग्लोबिन में बाइंड हो जाते हैं और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुँचते हैं। ठीक है, जब वो वहाँ से वो जो वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगेन डिफ्यूज़न क्या था, हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया पे मूव करना। तो जब टिश्यूज़ या फिर सेल के सरफेस पे जब पहुँचते हैं तो पहले से वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होता, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेके आया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, जब मूव कर गया तो सेल में क्या होता है, हमारे पास पहले से ही खाना होता है, वो कहाँ से आया होता है, ऑब्वियसली डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ही आया होता है, टिश्यूज़ में ही स्टोर होता है। तो वो जो फूड होता है उसको क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी, CO2 एंड वाटर। एनर्जी अगेन हम यूज़ करते हैं, ये जो CO2 है, H2O का अपना पाथ होता है बाहर निकलने का, ये जो CO2 है वापस कहाँ पे आता है, लंग्स में आता है, यानी कि एल्वियोलाई में आता है। वाया अगेन सेम जो पाथ है वो फॉलो करता है उल्टा, तो वो एल्वियोलाई में आता है। ठीक है, डिफ्यूज है, यानी कि CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, कैरीज बैक टू लंग। अगेन जब फूड जैसे फूड को ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे CO2 होता है, वो CO2 इधर के ब्लड में मूव हो जाता है, अगेन डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई CO2 नहीं है। जैसे ही वो यहाँ पे आया तो यहाँ का CO2 डिफ्यूज़ होकर यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा बैक टू द लंग्स पहुँच जाएगा, एंड वापस से अगेन एल्वियोलाई से उल्टा पैसेज फॉलो करेगा। एल्वियोलाई से कहाँ पहुँचेगा, ब्रोंकियल, ब्रोंकियल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेजल पैसेज, एंड देन नोज बैक टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जैसे ही हवा बाहर आती, हमारा जो डायफ्राम है और मसल्स है वो क्या हो जाता है, आराम यानी कि रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अक्सर पूछा जाता है कि डायफ्राम का रोल क्या होता है रेस्पिरेशन में, तो वो फैसिलिटेट करता है क्या, गैसेस एक्सचेंज को, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, यानी कि गैसेस को अंदर आने में और बाहर आने में डायफ्राम का रोल होता है। क्या रोल होता है, वो चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करता है एंड देन वापस से रिलैक्स करता है। ठीक है, तो ये था ये टॉपिक कि कैसे हमारी बॉडी में एक्सचेंज होती हैं गैसेस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, तो ख़त्म होता है ये पूरा हमारा जो टॉपिक था रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा, प्रोबेबली पसंद आया है, और अगर समझ भी आया है और पसंद भी आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिए।